गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। अध्याय नंबर 4 चल रहा है आपके। एक मिनट। अध्याय नंबर 4 है आयन विनिमय। आयन विनिमय अध्याय नंबर 4 चल रहा है आयन विनिमय। इसके बारे में अपन बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने पिछली क्लास तक अपन ने पढ़ लिया था कि सबसे पहले तो धनायन विनिमय क्या होता है, धनायन विनिमय, फिर उसके बाद में ऋणायन विनिमय, और पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था धनायन विनिमय मृदा की धनायन विनिमय क्षमता। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता के बारे में अपन ने पिछली क्लास में शुरू किया था और उसके बारे में पढ़ा था कि धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, जिसके बारे में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया कि धनायन विनिमय क्षमता आपके किससे संबंधित है। मृदा के अंदर 1 किलोग्राम शुष्क मृदा के द्वारा अधिशोषित किए गए हाइड्रोजन आयन या धनायन आयनों को अधिशोषित करने की क्षमता ये क्या कहलाती है, क्या है, धनायनों को अधिशोषित करने की क्षमता। धनायनों को अधिशोषित करने की क्षमता को क्या कहते हैं अपन, धनायन विनिमय क्षमता। इसके अंदर अपन ने धनायन विनिमय क्षमता के अंदर पढ़ लिया पूरी लगभग बातें कि धनायन विनिमय क्षमता आपके क्या होती है और इसके संबंधित क्या क्या बातें हैं, जिसके अंदर अपन ने बात की अलग अलग मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसके अंदर अपन ने पढ़ लिया कि केओलिनाइट की क्या होती है, माउंट मोरिलोनाइट की क्या होती है, वर्मिकुलाइट की क्या होती है, इन सब के बारे में अपन ने बात कर ली है, ठीक है ना। और इसके अलावा अपन ने धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी पढ़ा है कि धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इनके बारे में अपन ने कल 4 प्रकार के कारक पढ़ लिए। एक पढ़ा था आपके मृदा कणाकार। नंबर 2 अपन ने पढ़ा इसके अंदर आपके क्ले की मात्रा एवं प्रकार। इसके अलावा अपन नंबर 3 अपन ने पढ़ा था आपके मृदा पीएच के बारे में, और नंबर 4 अपन ने पढ़ा आपके कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ। ये आपके 4 पॉइंट मृदा के धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर अपन ने पढ़ लिए थे। अब इसके बाद में आगे अपन पढ़ेंगे मृदा की धनायन विनिमय क्षमता के संबंध में कि धनायन विनिमय क्षमता को और अपन किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, इसकी पौधों के पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर कैसे इसका उपयोग होता है। इसके अलावा पादप की उर्वरता, मृदा की उर्वरता के बारे में ये किस प्रकार से उपयोगी है, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन इसके बारे में बात करें कि मृदा की उर्वरता के बारे में किस प्रकार से ये उपयोगी है। तो मृदा की उर्वरता के बारे में ये किस प्रकार से उपयोगी है, तो जिसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं सबसे पहले अगली हेडिंग है अपने धनायन विनिमय तथा पौधों का पोषण। ये अपने आज टॉपिक रहेगा कि धनायन विनिमय पौधों के पोषण में किस प्रकार से उपयोगिता निभाता है, कि मतलब जो पादप हैं उनको अपन पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो वो किस प्रकार से इनके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि धनायन विनिमय क्षमता अपन ने पढ़ ली। इस चैप्टर में अपन यही पढ़ेंगे आयनों के विनिमय। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है आपके। इसके बाद में एक और टॉपिक बचेगा इस चैप्टर का, एक तो आपके ये आप में हो जाएगा मृदा की उर्वरता के बाद में धनायन विनिमय की, और इसके बाद में प्रतिशतता बेस संतृप्ति पढ़ेंगे, मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या होती है, और इसके बाद में आपके आयन विनिमय का इंपॉर्टेंस क्या है। ये है जो पिछली क्लास तक मैं समझूंगा आपके कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। अपन आराम से पढ़ेंगे, नहीं होगा तो एक क्लास और ले लेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अपन पढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब धनायन विनिमय पौधों के पोषण से किस प्रकार से उपयोगी है, इनके बारे में अपन बात कर रहे हैं कि धनायन विनिमय क्षमता पौधों का पोषण किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर अपन बात करें जो अधिशोषित धनायन है, मतलब ये क्या करते हैं, पादप को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में क्या, जैसे कुछ पोषक तत्व जैसे अपन ने पिछले चैप्टर में या जीवांश पदार्थ वाले में पढ़ा था, कार्बन चक्र पढ़ा है ना,
कार्बन चक्र के बारे में बात की अपन ने पिछले चैप्टर में, है ना। इसके अलावा अपन ने बात की कौन से चक्र के बारे में, कार्बन चक्र के बारे में। इसके अलावा अपन ने बात की नाइट्रोजन चक्र के बारे में, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र, इनके बारे में अपन ने बात की। तो ये क्या थे कि कार्बन को विभिन्न रूपों से होकर वायुमंडल में वापस CO2 के रूप में रिलीज करना, और नाइट्रोजन के अंदर क्या होती है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है N2 गैस, जो क्या है पादपों को इस सीधे रूप में उपलब्ध नहीं होती है, तो इसको क्या करते हैं विभिन्न सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृदा के अंदर विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा या वायुमंडल के विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा क्या है, विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा क्या है उपलब्ध करवाना, पोषक तत्व उपलब्ध करवाना। इनके बारे में अपन ने बात की। तो अपन बात करें कि इससे संबंधित कि पोषक तत्व किस प्रकार से उपलब्ध होते हैं, तो पादपों में जो ये धनयन विनिमय मृदा के अंदर धनयन विनिमय है, वो पादपों को पोषक तत्व किस प्रकार से उपलब्ध करवाता है, इनके बारे में बात करेंगे। तो अपन बात करें जो अधिशोषित धनयन पौधों और सूक्ष्म जीवों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसी क्रियाविधि से आसानी से वो तत्व आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। धनयन विनिमय से क्या होता है, धनयन विनिमय से पादप को क्या होगा, आपके आसानी से पादप को आसानी से पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। पहली बात तो आसानी से पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, आसानी से पोषक तत्व उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे वो क्या रहेंगे आपके, उनको ज़्यादा मतलब आसानी से पोषक तत्व उपलब्ध हो जाएंगे। अब बात करें अपन धनयन विनिमय की बारे में, दो प्रकार से अपन स्पष्ट रूप से धनयन विनिमय मृदा से पोषक उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो इसके अपन दो कार्य पढ़ेंगे, दो प्रकार से कार्य करता है इस संबंध में विनिमय। दो कार्य हैं आपके, जिसके अंदर सबसे पहला है आपके, पहले की बात करें अपन तो इसमें पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपन इसको लिख के पूरे पहले लिख के देख लेते हैं, फिर इसके बाद में बात करते हैं। जैसे पहले यह पोषक तत्व क्या होते हैं, कौन से पोषक तत्व, जो अपन को पादप को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो पोषक तत्वों को क्या किया जाता है, पोषक तत्वों को स्वतंत्र, पोषक तत्वों को क्या किया जाता है, स्वतंत्र करता है विनिमय। किसकी बात कर रहे हैं अपन, आयन विनिमय, धनायन विनिमय की बात करें। तो पहले तो ये पोषक तत्वों को क्या करेंगे, आपके स्वतंत्र करते हैं। जो विनिमय क्या करता है, पहले इन पोषक तत्वों को स्वतंत्र करता है। जो मृदा विनिमय, जो मृदा विलयन, जो मृदा विलयन में चले जाते हैं, क्या होगा, उन आयनों को अगर वो स्वतंत्र करेंगे पोषक तत्वों को, तो वो मृदा विलयन में चले जाते हैं। और ये विलयन, और फिर विलयन में यह मूल रोम क्या होते हैं, देखो बात करें अपन, मूल का मतलब क्या हो गया आपके जड़। जैसे ये पादप है, ऊपर कोई पादप उगा हुआ है, ठीक है, ये पादप है। अब इसके अंदर ये नीचे जड़ें हैं, ठीक है। इस जड़ के ऊपर क्या होती है, जैसे इस प्रकार से फैली हुई होती जड़ें, इस जड़ के ऊपर हल्के पतले पतले रोम पाए जाते हैं। आप देखना जड़ों के ऊपर खूब सारे ऐसे इस प्रकार से पतले पतले से, बिल्कुल अपने बालों के जैसे थोड़े मोटे इस प्रकार के रोम होते हैं। उनको अपन क्या कहते हैं, इनको अपन बोलते हैं मूल रोम, है ना, मूल रोम होते हैं, इनको अपन कहेंगे मूल रोम। आगे भाषा में मूल रोमों, जो मूल रोमों या सूक्ष्म जीवों, जो सूक्ष्म जीवों के धनायनों के बीच क्या करेंगे, एक सूक्ष्म जीवों, गलत लिख दिया मैंने आपके, एक मिनट है। सूक्ष्म जीवों में संपर्क में आते हैं, जो उनका शोषण कर लेते हैं
शोषण कर लेते हैं, या फिर ये जल निकास, जो ये जल निकास द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तो पहला कार्य क्या करते हैं, ये धनायन विनिमय पौधों के पोषण से संबंधित पहला कार्य है आपके। पहले ये पोषक तत्वों को क्या करता है, धन विनिमय पोषक तत्वों को स्वतंत्र करता है। जो मृदा विलयन में क्या होता है, स्वतंत्र होने के बाद में वो मृदा विलयन में चले जाएंगे। और विलयन में ये जो मूल रोम होते हैं, मूल रोम मतलब जड़ों के ऊपर जो रोम पाए जाते हैं, मूल रोम या सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आएंगे। विनिमय क्या करेगा, पहला तो आपके विनिमय क्या करता है, पहले तो आपके पोषक तत्वों को स्वतंत्र करता है। पोषक तत्वों को क्या करेगा, स्वतंत्र मतलब उनको मुक्त करेगा। अगली बात में मुक्त होने के बाद में क्या करेंगे, वो मृदा विलयन में चले जाएंगे। और मृदा विलयन से फिर वो क्या होंगे, आपके सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आएंगे। सूक्ष्म जीवों के या मृदा पेड़ पौधों की जड़ों के मूल रोमों के संपर्क में आएंगे। कौन, किसकी बात, कौन संपर्क में आएंगे, आपके पोषक तत्व आएंगे। तो पोषक तत्व संपर्क में आएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, संपर्क में आते ही उनका शोषण करने लग जाएंगे। कौन, संपर्क में आने से पोषक तत्वों का शोषण कौन करेंगे, आपके पोषक तत्वों को शोषण करेंगे, या तो मूल रोम शोषण कर लेंगे या सूक्ष्म जीव कर लेंगे। आगे बात समझ में। पहली कंडीशन में तो क्या हो जाएगा, आपके जो विलयन में चले जाते हैं और ये विलयन मूल रोमों या सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आते हैं, जो उनका शोषण कर लेते हैं, या फिर ये जल के निकास द्वारा क्या हो जाते हैं, आपके जल के निकास द्वारा नष्ट हो जाते हैं। जल के निकास द्वारा नष्ट हो जाते हैं। आगे बात समझ में। या तो पहली कंडीशन तो क्या है, दो कार्य विनिमय का। पहला तो पोषक तत्वों को उपलब्ध से संबंधित दो कार्य करता है विनिमय। पहला तो पोषक तत्वों को स्वतंत्र करेंगे, मुक्त करेंगे, जिससे वो मृदा विलयन में चले जाएंगे। और मृदा विलयन के अंदर जो मृदा के अंदर पेड़ पौधों की जड़ें हैं, जड़ों के ऊपर जो मूल रोम पाए जाते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं मृदा के अंदर, वो सूक्ष्म जीव उनको शोषण कर लेंगे, जिससे वो पादप को उपलब्ध हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, कुछ जल का निकास हो जाता है। जल निकास के द्वारा वो क्या सूक्ष्म पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसके अंदर ये प्रथम कार्य के अंदर इस प्रकार की एक कमी रह जाती है कि जल के निकास द्वारा कुछ पोषक तत्व नष्ट भी हो जाते हैं। तो अगली बात समझिए, पहला विनिमय का पहला कार्य पोषक तत्वों को स्वतंत्र करना, मुक्त करना और मृदा विलयन में चले जाना। मृदा विलयन से फिर क्या हो जाता है, मृदा विलयन से उसके संपर्क में आकर वो पादप की सूक्ष्म जीव या मृदा के मूल रोम उसको शोषण कर लेते हैं। तो पहला कार्य हो गया। अब दूसरे कार्य की बात करें अपन, जिसके अंदर क्या होता है, ये इससे और अच्छा कार्य होता है, जिसके अंदर क्या होता है, आपके पादपों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो दूसरे कार्य के बारे में अपन लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अब दूसरी कंडीशन है आपके नंबर टू के अंदर बात करें अपन, तो यदि मूल रोम तो आगे नहीं बात समझ में, मूल रोमों और सूक्ष्म जीवों, यदि मूल रोमों और सूक्ष्म जीव मृदा कोलॉइडी सतह के निकट संपर्क में होते हैं। पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा ना। ऐसा होते हैं तो मृदा कोलॉइड और मूल रोमों या सूक्ष्म जीवों, तीनों कंडीशन हो गई कि या तो क्या होंगे, मृदा कोलॉइड के द्वारा या मूल रोम के द्वारा या सूक्ष्म जीवों के धनायनों के बीच एक सीधा विनिमय भी हो जाता है। अगली बात सुनो, सीधा विनिमय हो जाता है, या तो फिर पहले क्या है अपन ने यहाँ तक समझो विनिमय हो जाता है। पहले क्या, यदि मूल रोम और सूक्ष्म जीव मृदा कोलॉइडी सतह के सीधे संपर्क में आ जाते हैं, मतलब जैसे मूल रोम है वो मृदा के और सूक्ष्म जीव
मृदा की कोलॉइडी सतह। कोलॉइडी का मतलब अपन ने पिछले चैप्टर में पूरा पढ़ लिया था कि कोलॉइड का अर्थ क्या होता है आपके गोंद के समान मृदा के अंदर, और जिसका कणों का आकार क्या होता है आपके 1 माइक्रोन से लेकर 0.1 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक होता है, 100 माइक्रोन तक और मैक्सिमम 500 माइक्रोन तक होता है। तो सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो मृदा कोलॉइड और मूल रोमों या सूक्ष्म जीवों के धनायनों के बीच एक सीधा विनिमय भी हो जाता है। क्या हो जाता है आपके मृदा कोलॉइड, मूल रोमों और सूक्ष्म जीवों के बीच में सीधा धनायनों का क्या हो जाता है आपके विनिमय भी हो जाता है। अब इसके आगे बात करें अपन, सीधा विनिमय भी हो जाता है। इसके आगे की बात चलें तो यदि इसमें मूल रोमों या सूक्ष्म जीवों में पृष्ठ पर पैदा हुए H+ आयन, H+ मतलब हाइड्रोजन आयन, पृष्ठ पर पैदा हुए हाइड्रोजन आयन और अधिशोषित पोषक धनायन में विनिमय होता है। अधिशोषित पोषक धनायन में विनिमय होता है। इससे पोषक तत्वों का जल निकास का विनिमय हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जो अपन ने बात की थी कि प्रथम कार्य के अंदर कि विनिमय होता है तो जल निकास के अंदर भी कुछ पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, बहकर चले जाते हैं, तो वो समस्या इसके अंदर नष्ट हो जाती है। दूसरे के अंदर बात कर रहे हैं अपन कि अंदर देखो इसमें क्या, पहली बात तो अपन ने क्या, एक बार वापस अब इसको समझते अपन ने लिख लिया दूसरा कार्य कि यदि मूल रोम मतलब जड़ के ऊपर जो पाए जाने वाले रोम और सूक्ष्म जीव मृदा कोलॉइडी सतह, मृदा की जो कोलॉइडी सतह है उसके सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो मृदा कोलॉइड और मूल रोम या सूक्ष्म जीवों के धनायनों के बीच एक सीधा विनिमय हो जाता है। जो धनायन होते हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, सीधा विनिमय हो जाता है। आगे पहली बात तो क्या होगी, मूल रोम और सूक्ष्म जीवों के मध्य सीधा विनिमय हो जाता है, पहली बात तो। और इसमें यदि मूल रोम और सूक्ष्म जीवों में पृष्ठ पर पैदा हुए H+ आयन जैसे विनिमय होगा तो क्या हो जाएगा, धनायनों के द्वारा अधिशोषित किए हुए H+ आयन या फिर अधिशोषित पोषक धनायन का पोषक धनायनों में क्या हो जाता है, विनिमय हो जाता है। तो दूसरा कंडीशन अपन ने पढ़ी। पहली कंडीशन में तब क्या किया था आपको, जो ये धनायन विनिमय होता है ये क्या करता है, आपके पोषक तत्वों को स्वतंत्र करता है और स्वतंत्र करने के बाद में क्या हो जाता है आपके, स्वतंत्र करता है जिससे क्या हो जाता है आपके, जिससे ये पादप उन पोषक तत्वों को सूक्ष्म जीव या मूल रोम उनको ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करने से क्या हो जाता है, ये पादप को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जल निकास के साथ में पोषक तत्वों के बहने की एक भय रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो मूल रोम और कोलॉइडी सतह या सूक्ष्म जीव ये सीधे संपर्क में आते हैं जिससे पोषक तत्व उनको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और विनिमय आसानी से हो जाता है, सीधा ही संपर्क में आने से विनिमय आसानी से हो जाता है। और मूल रोम से जो आयन पैदा हुए हैं H+ आयन और अधिशोषित आयन उनका कोई भी समस्या नहीं रहती है और वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इसमें जल के निकास का भी भय नहीं रहता है। तो विनिमय पौधों के पोषण में इस प्रकार से आपके भूमिका निभाता है। तो दो प्रकार से इसने पोषक तत्वों के मतलब अधिशोषित होने के और धनायन विनिमय पौधों के पोषण में किस प्रकार से उपयोगी रहता है, इनके अपन ने दो कार्य पढ़ लिए। पहला कार्य के अंदर तो अपन ने पढ़ लिया जो मैंने आपको 2 बार बता ही दिया है कि फर्स्ट किताब साथ में रखें, नोट्स साथ में रखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी ये चीज़ें और साथ साथ में देखते जाएं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। थोड़ा ये मृदा मूल रोम आते हैं आपको शब्द तो अटपटे लग रहे हैं, बाकी बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये, इसमें कोई आपके रिएक्शन नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। क्या होता है पहले के अंदर तो अपन टॉपिक पढ़ो आप, तो धनायन विनिमय और पौधों का पोषण कि धनायन जो विनिमय है वो पौधों के पोषण के अंदर किस प्रकार से उपयोगिता दर्शाता है, किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से उसको आसानी से उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला कार्य पढ़ा कि विनिमय क्या करता है, पोषक तत्वों को मुक्त करता है जिससे वो मृदा के अंदर जो मूल रोम होते हैं या फिर सूक्ष्म जीव होते हैं वो पादप को आसानी से पोषक तत्व उपलब्ध करवा देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो पोषक तत्व वो रिलीज हुए हैं वो क्या होते हैं, जल के साथ बहने की समस्या रहती है फर्स्ट में। उसके बाद में अगर अपन ऐसे करें कि जो मूल रोम है, जो सूक्ष्म जीव है, मृदा कोलॉइड की सतह के संपर्क के निकट आते हैं
तो वो सीधे संपर्क में आने से विनिमय हो जाता है और अधिशोषित जो धनायन है उनका भी खतरा आपके कम रहता है। ये तो हो गई आपके बात। अब अपन बात कर रहे हैं धनायन विनिमय से पौधों के पोषक तत्वों की प्राप्यता पर किन किन बातों पर निर्भर करता है। धनायन विनिमय से पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता, धनायन विनिमय से पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता निम्न बातों पर निर्भर करती है। निम्न बातों पर निर्भर होती है। अब इसके अंदर अपन बात करें कि ये जो धनायन विनिमय है पौधों के पोषक तत्वों को प्राप्त कराने में किस प्रकार से निर्भर रहती है। तो सबसे पहला है आपके 3-4 पॉइंट पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। सबसे पहले तो है धनायन संतृप्ति। ठीक है, धनायन संतृप्ति ये नया शब्द है आपके संतृप्ति। इसके बारे में अपन पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। मृदा की बेस संतृप्ति, प्रतिशतता बेस संतृप्ति के बारे में इसी चैप्टर के अंदर अगला टॉपिक यही रहेगा आपके। इससे पहले अपन ये 3 चीज़ें पढ़ लेते हैं। संतृप्ति का मतलब होता है सेचुरेशन, इंग्लिश में कहें अपन तो सेचुरेशन, है ना। केटाइन सेचुरेशन का मतलब हो गया कि इसकी विशिष्ट मात्रा, है ना, जिसके अंदर कि उसकी कितनी मात्रा है, उसका कितनी सांद्रता, इससे संबंधित अपन लगा सकते हैं। तो विशेष पोषक तत्वों का धनायन विनिमय क्षमता में क्या अनुपात होता है, उनके बारे में बात करें अपन, तो वो धनायन विनिमय क्षमता का पोषक तत्वों के अंदर क्या था, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें तो क्या होता है, अगर कैल्शियम संतृप्त प्रतिशतता अधिक है तो उसका विस्थापन तुलनात्मक रूप से क्या होता है। अगर मृदा के अंदर क्या है, मृदा में कैल्शियम की प्रतिशतता मतलब Ca+2 आयन की अगर प्रतिशतता ज़्यादा है ना, इसकी मात्रा ज़्यादा है तो उसका क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, उसका विस्थापन आपके आसानी से एवं शीघ्र होता है। क्या होता है, अगर मृदा में कैल्शियम आयन की सांद्रता ज़्यादा है तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, आसानी से बाकी जो पोषक तत्व हैं उनकी तुलना में इसका क्या होता है, मृदा की प्रतिशतता अधिक होने से क्या होता है, विस्थापन आसानी से एवं शीघ्र हो जाता है। अगली बात समझ में। दूसरी पहली बात क्या है, धनायन विनिमय पौधों के पोषक तत्वों की प्राप्यता में किस प्रकार से निर्भर है। अगर मृदा में कैल्शियम आयन की समानांतर मात्रा ज़्यादा है तो उसका विस्थापन आसानी से शीघ्र हो जाता है। पहली बात तो ये धनायन संतृप्ति के अंदर। फिर दूसरी बात करें अपन, नंबर 2 है आपके सगुणित आयनों का प्रभाव। अब धनायन विनिमय क्षमता के ऊपर सगुणित आयनों का प्रभाव किस प्रकार से दर्शाता है। सगुणित आयनों के अंदर बात करें अपन तो इसमें क्या होता है, एक धनायन के पास दूसरे धनायन का सगुणित होना, मतलब जैसे एक धनायन है उसके साथ में दूसरा धनायन जुड़ना। इस तरफ भी आपके धनायन है और इस तरफ भी आपके धनायन है तो उनका जुड़ना क्या कहलाता है, आपके सगुणित धनायन। मतलब एक प्रकार के हो गए ना, सगुणित का मतलब क्या हो गया, आपके एक प्रकार के धनायनों का जुड़ना। सगुणित होते हैं तो वो पौधों के पोषक तत्वों की प्राप्यता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कैल्शियम के आधिक्य से पोटेशियम की प्राप्यता कम हो जाती है। मतलब जैसे अगर क्या हो जाएगा, आपकी कैल्शियम की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा होगी, कैल्शियम का अगर आधिक्य होगा, आधिक्य का मतलब अधिक मात्रा, कैल्शियम का आधिक्य होगा तो क्या हो जाएगा, आपके पोटेशियम के प्रतीक चिन्ह तो पता है, पोटेशियम मतलब K+, पोटेशियम की प्राप्यता में कमी हो जाएगी।
एक प्रकार के क्या हो जाएंगे, धनायन जुड़ेंगे, तो कैल्शियम के आधिक्य से पोटेशियम की प्राप्यता में कमी हो जाएगी। उसी प्रकार अगर अपन बात करें कि पोटेशियम की मात्रा अगर ज़्यादा है, पोटेशियम की का आधिक्य होगा, पोटेशियम का आधिक्य होगा तो क्या हो जाएगा, आपके पोटेशियम का आधिक्य होगा तो आपके मैग्नीशियम की क्या हो जाएगी, आपकी प्राप्यता में कमी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगी, आपके मैग्नीशियम की प्राप्यता में कमी हो जाएगी। तो सगुणित आयनों का प्रभाव भी पड़ता है। सगुणित मतलब धनायन के ऊपर दूसरा धनायन आकर जुड़ता है, मतलब एक धनायन का अधिक मात्रा है तो दूसरे धनायन की वो प्राप्यता को कमी कर देगा। अगर पोटेशियम की अधिकता है तो मैग्नीशियम की प्राप्यता को कम कर देगा, कैल्शियम की अधिकता है तो पोटेशियम की प्राप्यता को कम कर देगा। तो इस प्रकार से सगुणित आयनों का जुड़ना भी क्या होता है, आपके इसको प्रभावित करता है, पोषक तत्वों की प्राप्यता को। तो दूसरा पॉइंट हो गया सगुणित आयनों का प्रभाव। अब नंबर 3 है आपके, जिसके अंदर अपन बात करें कोलॉइडों के प्रकार। कोलॉइड के प्रकार भी क्या होते हैं आपके, सीधा लिख देता हूँ। कोलॉइड के प्रकार। अब कोलॉइड के प्रकार की अपन बात करें तो इसमें क्या है, कोलॉइड तो अपन ने पिछले चैप्टर पूरा पढ़ा है कोलॉइड का, कि जिसके अंदर खनिज थे आपके मोंट मोरिलोनाइट, केओलिनाइट, ईलाइट, वर्मिकुलाइट, इस प्रकार के। तो ये किस प्रकार से होता है कि विभिन्न कोलॉइड मिश्रणों की विशेष धनायनों को धारण करने की शक्ति भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अपन ने पढ़ ही लिया इसी के अंदर की किस किस की धनायन विनिमय क्षमता किसकी अधिक होती है, किसकी कम होती है, किसकी कितनी होती है, ये अपन ने इसी चैप्टर में पढ़ा है। आपके सारणी बनाकर लिखी है अपन ने कि जो आपके केओलिनाइट की धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, 8 होती है, इलाइट का औसत 30 है, मोंट मोरिलोनाइट का क्या होता है 80 होती है। तो धनायन विनिमय क्षमता किसकी ज़्यादा हो गई, आपके मोंट मोरिलोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता क्या है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा होती है। सब कम तो किसकी है, केओलिनाइट की, फिर उससे ज़्यादा इलाइट की, और सबसे ज़्यादा किसकी है आपके धनायन विनिमय क्षमता, मोंट मोरिलोनाइट की, जो अपन ने बात की है इसी क्लास के अंदर, पिछली क्लास के अंदर बात की थी सारणी बनाकर इसी चैप्टर के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि सभी की क्या है, कोलॉइडों की धनायन विनिमय क्षमता अलग अलग होती है, जो अपन ने सारणी में लिखा है, मैंने इंपॉर्टेंट करके भी बताया। तो मोंट मोरिलोनाइट में केओलिनाइट की अपेक्षा क्या होती है, कैल्शियम अधिशक्ति ज़्यादा होती है, तो जिससे क्या होता है उसकी, इसलिए मोंट मोरिलोनाइट से कैल्शियम प्राप्त करने के लिए चूना मिलाकर कम से कम उसकी प्रतिशत बेस संतृप्ति 70 कर लेनी चाहिए, जिससे क्या दूसरे और केओलिनाइट कम बेस संतृप्ति पर संतृप्त हो जाता है। मतलब क्या हुआ इसका, मोंट मोरिलोनाइट और दूसरी बात करें अपन केओलिनाइट, मोंट मोरिलोनाइट और केओलिनाइट ये दो क्या है आपके कोलॉइड हैं, खनिज हैं, कोलॉइडी खनिज हैं, ठीक है ना, सिलिकेट क्ले के। इसके अंदर अपन ने बात की कि मोंट मोरिलोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है आपके लगभग 100 के पास में होती है ना। मोंट मोरिलोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है 80 के आसपास में होती है आपके, और केओलिनाइट की धनायन विनिमय क्षमता का औसत होता है आपके 8। या फिर इसका मैं आपको परिसर बताऊं तो क्या होता है, परिसर की बात करें अपन तो मोंट मोरिलोनाइट की तो होती है आपके 3 से 15 के बीच में, और केओलिनाइट की होती है आपके 60 से 100 के बीच में इसका परिसर होता है, किसका, कोलॉइड की धनायन विनिमय क्षमता का। अब धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, मोंट मोरिलोनाइट के अंदर क्या होगी, जैसे मर्दा के अंदर कैल्शियम को अधिशासित करने की क्षमता क्या है, अधिक होती है। तो इसको अपन अगर अपन इसको कैल्शियम को प्राप्त करना होगा मोंट मोरिलोनाइट मर्दा में, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसकी चूना मिलाकर इसकी प्रतिशतता को अपन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, है ना। कैल्शियम की प्रतिशतता को अपन को कम करना पड़ेगा। और अगर मोंट केओलिनाइट में इसकी अपेक्षा अपन बात करें तो ये आसानी से क्या हो जाएगा आपके, इससे कम संतृप्त मर्दा में भी क्या हो जाता है, ये आपके स्वतंत्र हो जाता है, कैल्शियम स्वतंत्र हो जाता है इसमें। तो कोलॉइड के प्रकार उसकी धनायन विनिमय क्षमता के आधार पर भी अपन क्या होता है उसके पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता को प्रभावित करता है। कि मोंट मोरिलोनाइट मर्दा है तो उसको अगर उस मर्दा में अपन को कैल्शियम को प्राप्त करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रतिशत बेस संतृप्तता को कम करना पड़ेगा, फिर वो आपके पौधों को उपलब्ध होगी। और केओलिनाइट में क्या होगा, क्योंकि इसकी धनायन विनिमय क्षमता कम है तो ये आसानी से क्या हो जाता है, इसमें स्वतंत्र हो जाता है और उतनी में अपन को नहीं करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से अपन ने आज की क्लास में पढ़ा कि धनायन विनिमय क्षमता
पौधों के पोषण में किस प्रकार से उपयोगी है और पोषक तत्वों की प्राप्यता में किस प्रकार से बातों को ध्यान रखना है। तो 3 पॉइंट है आपके धनायन संतृप्ति, शगुणित आयनों का प्रभाव और कोलॉइड के प्रकार, इनके बारे में अपन ने बात कर लिए और आगे की क्लास में अपन और बात करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।